प्रसाद शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। असद गुलाम के बाद अब गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ के रडार पर है और ऐसे में सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम के ठिकाने को लेकर एसटीएफ को बड़ा सुराग मिला है। जल्द ही पुलिस गुड्डू मुस्लिम पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो उमेश मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें, गुड्डू मुस्लिम को एसटीएफ लगातार तलाश रही है। एसटीएफ को उसके सुराग मिले हैं। फरार गुड्डू मुस्लिम के बारे में अहम जानकारी उन्हें प्राप्त हुई है और जल्द ही पुलिस गुड्डू मुस्लिम पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। आपको बता दें कि कल ही असद का एनकाउंटर किया गया है, जिसके बाद से कई सूत्र पुलिस के हवाले उन्होंने जुटाए हैं और ऐसे में अब जल्द ही गुड्डू मुस्लिम के बारे में उन्हें जो अहम जानकारी मिली है उसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही पुलिस गुड्डू मुस्लिम को पकड़ भी सकती है। और अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद आज डीएम से अपील कर सकता है। बेटे के अंतिम संस्कार के लिए पेरोल मांग सकता है। अतीक के बेटे असद को आज दफनाया जा सकता है और कोर्ट में छुट्टी होने की वजह ये याचिका दाखिल नहीं होगी। तो अतीक अहमद आज डीएम से अपील कर सकता है, पेरोल मांग सकता है अंतिम संस्कार के लिए अपने बेटे के। और ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट में जो छुट्टी है उसकी वजह से याचिका दाखिल नहीं होगी या फिर होगी, क्या कुछ होगा ये देखने लायक रहेगा। तो अतीक के बेटे असद का अंतिम संस्कार होना है। कल पुलिस से मुठभेड़ के बाद उसका एनकाउंटर हो गया था, जिसको लेकर आज उसे दफनाया जा सकता है और ऐसे में अतीक अहमद इस वक्त खासा शौक में है और आज अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वो पुलिस से और साथ ही साथ पेरोल मांग सकता है अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के। और चलिए आगे बढ़ेंगे। असद के शव को नाना और मौसा लाएंगे। वकील के साथ झांसी जाकर असद का शव लाया जाएगा। शाम को प्रयागराज में उसका शव दफनाया जा सकता है। ऐसे में शूटर गुलाम का शव लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। झांसी से गुलाम का शव लेने ससुराल के लोग जा सकते हैं। प्रयागराज में ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। शूटर गुड्डू की मां उसका शव नहीं ले रही है, उन्होंने इनकार कर दिया है। मां बेटे गुलाम का चेहरा भी नहीं देखना चाहती हैं। गुलाम के भाई राहिल हसन और उसका परिवार भी ना तो शव लेने जाएंगे और ना ही अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं। गुलाम की पत्नी पर ससुराल के लोग झांसी जा सकते हैं। ऐसे में वो लोग किसी के संपर्क में तो है नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो लोग झांसी जाएं और ये पूरा शव लेकर आए। और ऐसे में खबर आ रही है कि फरार चल रही शाइस्ता परवीन बहुत जल्द सरेंडर कर सकती हैं और आज शाम को असद का अंतिम संस्कार हो सकता है और इससे पहले वो पुलिस के सामने सरेंडर कर असद के अंतिम दर्शन करने की अपील भी कर सकती हैं और वकीलों के जरिए वो पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती हैं। साथ ही साथ आशंका है कि वो अंतिम संस्कार स्थल पर सीधे भी पहुंच सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा सस्पेंस यहाँ पर बना हुआ है। जल्द ही शाइस्ता परवीन भी सरेंडर कर सकती हैं, पुलिस के आगे सरेंडर कर सकती हैं या फिर अंतिम संस्कार स्थल पर सीधा पहुंचकर वहां पर सरेंडर कर सकती हैं। हालांकि देखना होगा कि आज शाम को जो अंतिम संस्कार होने वाला है वहां पर आज शाइस्ता परवीन पहुंचती है या नहीं। सूत्रों की माने तो बहुत ही जल्द शाइस्ता परवीन भी सरेंडर कर सकती हैं। ये देखना होगा कि पुलिस के सामने सरेंडर करती हैं या फिर आज डायरेक्ट अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचकर वहां पर पुलिस के आगे सरेंडर। और अतीक अहमद की रिमांड कॉपी में बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक पाकिस्तान से आए हथियार खरीदता था और ये हथियार बॉर्डर पर ड्रोन से गिराए जाते थे और इसके साथ ही उसका आईएसआई और लश्कर से संबंध भी सामने आया। उमेश पाल मर्डर केस में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 4 दिनों के लिए पुलिस की कस्टडी में भेजा गया। दोनों 17 अप्रैल को शाम 5 बजे तक पुलिस की कस्टडी में रहने वाले हैं और ऐसे में लगातार उनसे पूछताछ की जाएगी, लगातार उन पर सवाल दागे जाएंगे और ऐसे में इन सभी सवालों के बीच कई खुलासे होने वाले हैं। जैसे कि एक खुलासा जो अभी सामने आया कि जो हथियार ये लोग इस्तेमाल करते थे वो सभी हथियार पाकिस्तान से मंगवाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं इन सभी का कनेक्शन लश्कर से भी सामने आ रहा है। तो आईएसआई और लश्कर से संबंध का उन्होंने जिक्र किया है। 4 दिन के पुलिस कस्टडी में रहने वाले हैं दोनों माफिया ब्रदर्स। ऐसे में कई खुलासे हो सकते हैं।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे एसटीएफ ने असद का एनकाउंटर किया और फिर जब खबर अतीक को मिली तो उसका क्या हाल। एनकाउंटर में ढेर हुआ असद, माफिया के गुर्गों में दहशत। फूट फूट कर रोया अतीक, ऑपरेशन मिट्टी से भयभीत। बेटे के मारे जाने के बाद अतीक की आंखों के सामने आज अपने कुकर्मों की पिक्चर का पूरा फ्लैशबैक घूमने लगा। मर गया बेटा, डर गया डॉन, असद के बाद अगला कौन। ये शव अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का है। वही असद जिसने 24 मार्च को उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। वही असद जिसने प्रयागराज हत्याकांड को लीड किया था और वही असद जिसे माफिया अतीक शेर बताता था। अब उसी असद को यूपी एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड के 49वें दिन एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यूपी एसटीएफ ने असद के साथ मोहम्मद गुलाम को भी मार गिराया। ये दोनों ही प्रयागराज हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे थे। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यूपी एसटीएफ की तरफ से अब से कुछ देर पहले एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और शूटर गुलाम, जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था, उन्हें झांसी में पुलिस एसटीएफ के एनकाउंटर में मार गिराया गया है। दोनों के पास से विदेशी हथियार भी मिले हैं। अतीक के लिए असद का एनकाउंटर किसी सदमे की तरह था। जैसे ही उसे खबर मिली कि असद मारा गया, अतीक चक्कर खाकर कोर्ट परिसर में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। अतीक अहमद को जैसे ही पता चला है कि उसके बेटे को मुठभेड़ में मार गिराया गया है, उसको चक्कर आने लगा है, वो बेहोशी की हालत में सिर पकड़ करके बैठ गया है। इस तरीके की खबर कोर्ट रूम से आ रही है। वहीं अशरफ भी शांत बैठ गया है, शांत खड़ा हो गया है। और अतीक अहमद को जैसे ही उसके वकील के मार्फत ये खबर मिली है कि उसके बेटे को पुलिस ने झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया है, वो उसको चक्कर आने लगे, वो बेहोशी की हालत में सिर पकड़ करके बैठ गया है, उसकी तबीयत बिगड़ गई है। लेकिन जहां अतीक दहशत में है, वहीं असद के एनकाउंटर से उमेश पाल की मां और पत्नी जया बहुत खुश है। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। ये 2 काउंटर हुए हैं तो ये तो पाप किए थे, पाप के भागी थे, उसका सजा इनको आज मिला है। आपको बता दें कि असद और गुलाम का एनकाउंटर झांसी से 30 किलोमीटर दूर बड़ा गांव और चिरगांव के बीच हुआ। पुलिस के मुताबिक असद और मोहम्मद गुलाम पारीछा बांध के पास छिपे थे, तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पुलिस ने दोनों से सरेंडर करने को कहा, लेकिन असद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक पहली गोली असद ने चलाई, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और पूरा इलाका गोलियों से गूंज उठा। करीब 1 घंटे की मुठभेड़ में दोनों तरफ से 40 राउंड फायरिंग हुई और आखिरकार यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मौके की, जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है एसटीएफ यूपी एसटीएफ के जवानों के द्वारा और 12 सदस्यीय टीम ने घेर लिया था। उसके बाद ये जो कानपुर झांसी हाईवे है उससे 1.5 किलोमीटर अंदर पारीछा बांध के जो कच्ची रोड है वहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। और ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये वो सबूत हैं जो एनकाउंटर के बारे में सामने आए हैं। बुलेट यहाँ पर देखी जा सकती है और ये क्राइम सीन है। इस पूरे ऑपरेशन को डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। इस टीम में डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार, डिप्टी एसपी विमल कुमार के अलावा डिप्टी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार राय, उप निरीक्षक विनय तिवारी, मुख्य आरक्षक पंकज तिवारी, सोनू यादव, सुशील कुमार, भूपेंद्र सिंह, कमांडो अरविंद कुमार, कमांडो दिलीप कुमार यादव शामिल थे। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि असद और गुलाम तो ढेर हो गए, बाकी के गुर्गे कब पकड़े जाएंगे? क्योंकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी फरार है, उस पर भी 50,000 का इनाम है।
प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और झांसी से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और वहीं इस एनकाउंटर पर यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने पूरी कहानी बताई कि आखिर कैसे ये दोनों खोखला टीम के हत्थे चढ़े और कैसे इन्हें ट्रेस किया गया और उनके इरादे क्या थे। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस को आज बहुत बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर मोहम्मद गुलाम को झांसी में एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। हमारे साथ एसटीएफ के डीजी अमिताभ यश हैं। सर, पहले तो बहुत बधाई इतनी बड़ी सफलता के लिए। और इस पूरे ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें रहीं, बहुत खास चीज़ें? इस ऑपरेशन में जिस प्रकार की घटना थी, यह हमारे लिए चैलेंज था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कानून की सुरक्षा मिली हुई है, यूपी पुलिस ने उसे 2 कांस्टेबल्स फॉर सिक्योरिटी दिया हुआ है जिनके पास सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, उसकी एक सुनियोजित तरीके से हत्या की जाती है। पूरा देश सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से उसे देखता है। इससे पूरे सिस्टम पर सवाल उठ जाता है और साथ ही ऐसी घटनाओं के बाद हर गवाह डर जाता है। तो इसलिए लगातार यूपी एसटीएफ की सारी टीम्स, इसके अलावा यूपी पुलिस की भी सभी कई जिलों की टीम इस पूरे ग्रुप को अरेस्ट करने में लगी हुई थी। कई बार हमारा लक ने हमारे साथ नहीं दिया, लेकिन फाइनली आज सफलता मिली है। और ये 2 अपराधी जिनके बारे में हमें पहले से मालूम था कि ये सोफिस्टिकेटेड वेपन से लैस है, आज मारे गए। और हमारी कोशिश है कि बाकी जो बचे हुए अपराधी हैं इस गैंग के, उनको भी अरेस्ट किया जाए। इस एनकाउंटर से रायबरेली से राघवेंद्र का परिवार भी खुश है और उमेश की सुरक्षा में तैनात और शहीद राघवेंद्र के परिजनों ने भी सरकार का धन्यवाद किया। योगी बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। जो गुलाम थे उन्होंने मेरे भाई पे 3 गोलियां बरसाई थी और जिन्होंने पूरी साजिश की थी, अशरफ वो और जो है अतीक ने, इन लोगों ने साजिश की थी। उन लोगों का यही जो परिणाम मिला है, इससे हम बहुत खुश हैं। और आगे भी योगी बाबा से हम विनती करेंगे कि जैसे इन लोगों को दिया अपनी सज़ा, वैसे ही आगे जो फरार है और जो जेल में हैं उनको भी अच्छे से अच्छी सज़ा मिले, ताकि हम लोगों को संतुष्टि हो सके और हमारे मृतक भाई जो कि शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिल सके। उमेश के हत्यारों का एनकाउंटर होने पर सियासत गर्मा गई है। तमाम विरोधी दलों ने इस एनकाउंटर को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश से लेकर मायावती और ओवैसी ने तीखा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। तो ये केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है। भेदभाव कर रहे हैं लोग। ये केवल चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से समाज को बांट दें, किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत मिलनी चाहिए। आप अपना फेलियर्स को छुपाने के लिए आप जो है डायलॉगबाजी करके इस तरीके की घटनाएं अगर ये, तो इससे ना समाज बनता है, ना देश बनता है, ना देश जो है कानून जो हमारे पुरखों ने इस देश को दिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके साथियों ने जो वो ग्रंथ दिया कि ये देश इस कानून के तहत चलेगा। ये न्यायपालिका जो बनी है, ये जुडिशरी जो है, प्रोसिक्यूशन एजेंसी है, पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, जुडिशरी है, प्रक्रिया। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक 1 पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को।
एनकाउंटर पर उठे सवालों का भाजपा भी जवाब दे रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विरोधियों पर बड़ा हमला बोला। देखिए, सवाल पूछा जा रहा है कि सियासी सवाल खड़े हो गए हैं एनकाउंटर पे। समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है, ओवैसी सवाल खड़ा कर रहे हैं, और तो और मायावती जी, बहन जी सवाल खड़ा कर रही हैं, कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है, सभी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं एनकाउंटर पे। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सभी विपक्षी लोगों से, उत्तर प्रदेश का जो माहौल 2017 से पहले समाजवादी पार्टी ने बना करके रखा था, अपराधी, गुंडे, माफिया 10-10 बंदूकें लेके घूमते थे, सरकारी ठेकों की लूट होती थी, खनिज पदार्थों की लूट होती थी, बहू बेटी घर से निकल नहीं सकते थी, प्लाट मकान दुकान कब्जा कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। विपक्षी दलों के नेता, खासकर समाजवादी पार्टी के लोग, इसलिए पेट में उनके दर्द हो रहा, इन्हीं माफिया लोगों के सहारे वो सत्ता पर जाते थे, बूथ कब्जा कराते थे, बूथ लुटवाते थे, पैसे कमाते थे, लूट करके रखते थे, कब्जा, खनन, टेंडर, आज वो पूरा नेटवर्क ध्वस्त है। तो पेट में तो दर्द होगा। हमारी प्रतिबद्धता है प्रदेश की जनता के साथ, 25 करोड़ लोगों के साथ, अपनी बहन बेटियों के साथ, कि हम उत्तर प्रदेश में आपको भयमुक्त समाज देंगे। रात को 12 बजे भी आज हमारी बहन निकल करके अपने परिवार के साथ चाय पीने जा सकती है, बाजार में कुछ खा सकती है। अब वो ज़माना नहीं है कि उत्तर प्रदेश में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि एकदम वो कानून को हाथ में ले सके। लखनऊ निकाय चुनाव के उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो सकती है और ऐसे में मिली जानकारी के अनुसार 3 नामों का अंतिम पैनल तैयार है और कोर कमेटी नाम पर अंतिम मुहर लगाएगी। बैठक में सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। तो अहम बैठक यहां पर होने वाली है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक है जिसमें सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही साथ इस पूरी बैठक में आज फाइनल कर सकते हैं प्रत्याशियों के नाम। आगरा में मेयर टिकट को लेकर बीजेपी में घमासान तेज हो गया। ऐसे में केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल अपनी बेटी सलोनी बघेल को मेयर टिकट के लिए अड़ गए हैं और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी में मौजूद सदस्यों के सामने अपने बेटे का नाम मजबूती से रखा और कहा कि सभी संभावित प्रत्याशियों को मेरी बेटी सबसे ज्यादा शिक्षित है। सूत्रों के मुताबिक परिवारवाद के नाम पर उन्होंने कहा कि टूंडला मांगी तो नहीं जाती और एतमादपुर सीट मांगी वो नहीं दी, सिकंदरा मऊ मांगी उसको भी मना कर दिया। ऐसे में होनहार बेटी के लिए टिकट मांगना कौन सा गुनाह? और भाजपा की महापौर प्रत्याशी से जुड़ी बड़ी खबर है। स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रदेश मुख्यालय को 3 नामों का पैनल भेजा। मौजूदा मेयर की बहू रेणु भाटिया का नाम इसमें शामिल है। सूत्रों के हवाले से खबर है महिला व्यापारी अलका दास का नाम भी, उसको लेकर चर्चा लगातार जारी है। पुरानी कार्यकर्ता सुषमा खरकवाल का नाम भी इसमें शामिल है। ऐसे में तीनों नामों की चर्चा में सुषमा खरकवाल स्क्रीनिंग कमेटी के सभी सदस्यों की पहली पसंद है। सूत्रों के हवाले से हालांकि पूरी खबर है। वहीं सुषमा खरकवाल को टिकट देकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की तैयारी में है कि पार्टी के लिए कार्यकर्ता ही सर्वोच्च है। तो सुषमा खरकवाल कमेटी की पहली पसंद बनी है। बड़े पार्टी नेता ने अलका दास की पैरवी की है। सूत्रों के हवाले से खबर है संघ और प्रदेश संगठन ने सुषमा को फाइनल किया। और वहीं लखनऊ से खबर है महापौर पद के लिए मैदान में शिखा श्रीवास्तव है। शिखा को कॉमेडियन सुनील पाल का समर्थन मिला है। जिसमें शिखा ने भाजपा से मेयर का टिकट मांगा है। महापौर पद के लिए आवेदन कर चुकी है शिखा और ऐसे में दिवंगत अभिनेता राजू श्रीवास्तव की पत्नी ने भी आवेदन किया है। लखनऊ में महापौर पद के लिए शिखा श्रीवास्तव ने आवेदन किया। आपको बता दें लखनऊ से बीजेपी महापौर प्रत्याशी के लिए आवेदन किया गया है। तो शिखा ने भाजपा से मेयर का टिकट मांगा है। वहीं दिवंगत राजू श्रीवास्तव की पत्नी ने भी आवेदन किया है। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा से मेयर पद का टिकट मांगा गया है। शिखा को कॉमेडियन सुनील पाल का भी समर्थन यहां पर मिला है। आपके साथ में लाया हूं कमाल और धमाल, वो ये है कि हमारे प्यारे लाडले राजू श्रीवास्तव जी की धर्मपत्नी हमारी भाभी जी शिखा श्रीवास्तव जी लखनऊ महापौर के चुनाव के लिए अग्रणीय हैं और आगे बढ़ती जा रही है। उनका नाम पूरे समाज ने और हम सब ने मिलकर और इस
पद के लिए मैं समझता हूँ कि इस चुनाव के लिए उनके नाम पर चुनाव किया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं शिखा भाभी, आप खूब आगे बढ़िए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।